दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास आर्मी लवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र से जितने भी प्रश्न अभी तक रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी कवर करेंगे, साथ ही पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। बात करें उत्सर्जन तंत्र की, तो उत्सर्जन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों एवं उत्पादों को बाहर निकाला जाता है। बात करें उत्सर्जन तंत्र में फीचर्स, उत्सर्जन क्या होता है और फिर मल त्याग में क्या निकलता है। तो फीचर्स यानी डेफिनेशन, शरीर से चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकालना, ये उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो ये उत्सर्जन है। मल त्याग, पचित न होने वाले भोजन को बाहर निकालना, ये मल त्याग कहलाता है। बात करें इन्वॉल्वमेंट की, तो किडनी, फेफड़े, यकृत एवं त्वचा से होता है। तो किडनी से उत्सर्जन होता है, फेफड़ों से, यकृत से और त्वचा से। केवल मलाशय एवं गुदा से मल त्याग होता है। बात करें अपशिष्ट की कि अपशिष्ट क्या निकलता है। कोशिकाओं के अंदर बनने वाले अपशिष्ट निकलते हैं किडनी, फेफड़े, यकृत और त्वचा से। जो भोजन पच नहीं सका है और कोशिकाओं में नहीं गया है उसे मल त्याग से बाहर निकाला जाता है। बात करें उत्सर्जन के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे पेशाब में यूरिया, सांस में CO2 बाहर निकाले जाते हैं। मल त्याग में जैसे मल में अपचित भोजन। बात करें चयापचय की, तो कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर ये CO2 एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पैदा करते हैं। वसा चयापचय पर ये भी CO2 और जल में बदल जाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। अमोनिया NH3, यूरिक अम्ल C5H4 N4O3 और यूरिया CH4N2O होता है। बात करें अमोनिया की, अमोनिया जो है इसे हटाने के लिए बहुत अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। केवल जलीय जंतु ही इस हेतु सक्षम होते हैं। उदाहरण अकशेरुकी यानी कीटों को छोड़कर हड्डीदार मछलियां मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जानवर अमीनोटैलिक कहलाते हैं। तो जो जीव जलीय होते हैं वही अमोनिया का उत्सर्जन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जानवरों को अमीनोटैलिक कहा जाता है। बात करें यूरिया की, तो मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे उभयचर और स्तनधारी। उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। स्तनधारी जो बच्चों को जन्म देते हैं। और यूरिया का उत्सर्जन करने वालों को यूरियोटैलिक कहा जाता है। अमोनिया के उत्सर्जन करने वालों को अमीनोटैलिक, यूरिया के उत्सर्जन करने वाले को यूरियोटैलिक। बात करें यूरिक अम्ल की, इसे हटाने के लिए बहुत कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, सरीसृप एवं पक्षी। ये जीव अर्ध ठोस या पेस्ट के रूप में मल का उत्सर्जन करते हैं और इसे यूरिकोटैलिक कहा जाता है। तो अमोनिया के उत्सर्जन को अमीनोटैलिक, यूरिया के उत्सर्जन को यूरियोटैलिक और यूरिक अम्ल के उत्सर्जन को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। बात करें मानव शरीर में यूरिया कैसे बनता है, तो भोजन में प्रोटीन फिर अमीनो अम्ल में बदलता है। ये अतिरिक्त अमीनो अम्ल में बदलेगा, फिर ये यकृत में टूटते हैं, अमोनिया निर्माण होता है। अमोनिया से यूरिया रक्त में जाता है, रक्त गुर्दे में जाता है और गुर्दे में ये साफ होकर मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य में यूरिया चक्र में निम्न में से किस अंग में होता है। तो जो यूरिया चक्र है ये यकृत के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर में कौन अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य किसका है, तो यह है यकृत का। अगला प्रश्न NH3 यूरिया का सूत्र है
मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होती हैं, तो क्या क्या होता है उत्सर्जन तंत्र में? एक जोड़ी किडनी होती है, यानी 2 किडनियाँ, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, तो जो किडनी से मूत्र को ले जाती हैं, तो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एक, जहाँ मूत्र को इकट्ठा किया जाता है जिस थैली में, उसे मूत्राशय कहते हैं, और मूत्र मार्ग जहाँ से ये मूत्र को बाहर निकाला जाता है वो मूत्र मार्ग कहलाता है। तो 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। मूत्र वाहिनी को कहा जाता है यूरेटर, मूत्राशय को ब्लैडर और मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ता है? तो गुर्दे को जो मूत्राशय से जोड़ता है वो है मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर। निम्न में से कौन मानव के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित गलत तरीके से मेल खाता है? तो आपको बताना है कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित गलत तरीके से मेल खाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। मूत्र मार्ग एक जोड़ी, तो मूत्र मार्ग क्या है? तो एक होता है, यही हमारा गलत है। बाकी मूत्राशय एक, मूत्र वाहिनी एक जोड़ी और गुर्दा एक जोड़ी होता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी और विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। आकार राजमा के आकार की होती है किडनी। वजन 120 से 170 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, इसका निर्माण जो होता है ये मूत्र का, लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, तो मूत्राशय की होती है, और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन गुर्दे की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मानव गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कुल 20 लाख दोनों में। नेफ्रॉन के कप जैसे भाग को बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहते हैं। बोमन संपुट कप के आकार की संरचना जो ग्लोमेरुलस को घेरती है, रक्त को फिल्टर करके प्रारंभिक निस्यंदन बनाता है। ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल के अंदर छोटी रक्त कोशिकाओं के एक जाल या नेटवर्क होता है। यहाँ रक्त का निस्यंदन उच्च दाब में होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोमन कैप्सूल के ठीक बाद अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसे आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं लवण जैसे उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित करता है। लूप ऑफ हेनले यह यू आकार की नलिका जिसमें एक अवरोही भाग जहां जल का पुनः चक्रण अवशोषण होता है और एक आरोही भाग लवण का पुनः अवशोषण होता है। बात करें डिस्टाल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हेनले लूप के बाद एक और कुंडलित नलिका होती है। अपशिष्ट पदार्थ पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है। तो जो डिस्टाल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों का पुनः चयनात्मक अवशोषण और स्राव होता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? अनेक नेफ्रॉन से मूत्र प्राप्त करता है। मूत्र को एक श्रोणि तक ले जाता है, वृक्क श्रोणि तक ले जाता है। प्रश्न पूछा गया था, मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों को चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है जब मानव वृक्क में वृक्काणु से नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन में ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल इनका पुनः चक्रण यानी अवशोषण कर लिया जाता है। बात करें लोकेशन की और पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी किडनी के भाग कहाँ हैं? तो कार्टेक्स ये बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका कॉर्टेक्स में होती है। मेडुला लूप ऑफ हेनले संग्राहक नलिका। शरीर का पूरा रक्त 24 घंटे में 350 बार किडनी से होकर गुजरता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि 24 घंटे में शरीर का पूरा जो रक्त है ये कितनी बार किडनी से होकर गुजरता है? तो ये 350 बार किडनी से होकर गुजरता है। लगभग 1800 लीटर रक्त को छानकर
180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया जाता है। हर मिनट में लगभग 127 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। इसमें से 126 मिलीलीटर रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है। मतलब एक दिन में 24 घंटे में 350 बार किडनी से रक्त छानते हैं और हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इस हिसाब से लगभग 1800 लीटर रक्त को छानकर 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया जाता है। हर मिनट में लगभग 127 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है और 127 मिलीलीटर में से 126 मिलीलीटर जो ग्लोमेरुलर है इसे पुनः अवशोषण कर लिया जाता है ताकि जो खराब वेस्ट जो बचा है वो बाहर निकल सके। 127 मिलीलीटर तो फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन इसमें से केवल 1 मिलीलीटर ही बाहर निकाला जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बनता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मतलब पदार्थ कौन कौन से हैं, उनकी मात्रा कितनी है। तो पानी की मात्रा है 95%, मूत्र में पानी की मात्रा 95%, यूरिया 2%, सॉल्ट 2%, यूरिक एसिड 0.05%, क्रिएटिनिन 0.01%, अमोनिया ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही कम मात्रा में, अदर सब्सटेंस विटामिन हार्मोन ड्रग्स ये भी बहुत कम मात्रा में बाहर निकलते हैं। बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, मूत्राशय एक मांसपेशीय गुब्बारे जैसी थैली होती है जो मूत्राशय को अस्थायी रूप से तब तक संग्रहित रखती है जब तक कि वह शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। लोकेशन, यह एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेल्विक हड्डी के पीछे स्थित होता है। मूत्राशय की क्षमता एवं पेशाब करने की इच्छा के बारे में जानेंगे। क्षमता मेल में तो होती है 400 से 600 मिलीलीटर। जो हमारा मूत्राशय है इसमें 400 ml से 600 ml तक मूत्राशय रखा जा सकता है। फीमेल में 300 से 500 मिलीलीटर मूत्राशय जो मूत्र है मूत्राशय में जमा हो सकता है। लेकिन इच्छा कब होने लगेगी हमें, जब इसमें 40 से 50% यानी मेल में 200 से 300 ml मूत्र जैसे ही मूत्राशय में इकट्ठा होगा तो इसमें मूत्राशय जाने की इच्छा होने लगेगी। और फीमेल में 40 से 50% यानी वही 150 से 250 ml जैसे ही मूत्राशय में इकट्ठा होगा तो इसमें फीमेल्स को भी मूत्राशय जाने की इच्छा होने लगेगी। बात करें यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, लंबाई होती है 18 से 20 सेंटीमीटर, फीमेल में 3 से 5 सेंटीमीटर। आर्टिफिशियल किडनी, तो इसे हेमोडायलिसिस कहा जाता है। हेमोडायलिसिस में मनुष्य के शरीर से एक ट्यूब द्वारा रक्त बाहर निकाला जाता है। क्या होता है, ये किडनी काम नहीं करती हैं, किसी किसी की किडनी खराब हो जाती है तो इसमें हीमोडायलिसिस किया जाता है। और हीमोडायलिसिस में मनुष्य के शरीर से एक ट्यूब द्वारा पूरा शरीर सर्कुलेशन में शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस रक्त को एक विशेष मशीन डायलाइजर से गुजारा जाता है जिसमें एक खास झिल्ली होती है। और ये झिल्ली क्या करती है, यह झिल्ली यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त लवण जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानती है। इसके बाद शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेज देती है। मतलब एक तरफ से खून को निकाला जा रहा है, फिर डायलाइजर मशीन में रखा जाता है जिससे अपशिष्ट को बाहर निकालकर फिर दूसरी तरफ से फिर से वही रक्त हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। बात करें किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी क्या होती है। गुर्दे में कठोर खनिज जमाव जैसे कैल्शियम और यूरिक अम्ल के कारण दर्द और रुकावट पैदा होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी का सबसे आम प्रकार लगभग 80% मामलों में होता है। तो ज़्यादातर जो किडनी की पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है लगभग 80% मामलों में। यह तब बनता है जब कैल्शियम मूत्र में ऑक्सलेट के साथ जुड़ता है। कब बनता है, जब कैल्शियम मूत्र में ऑक्सलेट के साथ जुड़ता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण करता है
और छोटी छोटी पथरी हमारे मूत्राशय में जमा हो जाती है। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान करें। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का सही अनुक्रमिक क्या है? तो पहले वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क में जो हमारा पानी वगैरह ये फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होगा। इसमें इसके बाद क्या है, ये मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में जाएगा, मूत्राशय थैली में, और वहाँ से जब ये काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाएगा तो मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। बात करें कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्राशय, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एक मूत्रमार्ग। दोस्तों बात करें उत्सर्जन तंत्र से बने प्रश्नों की। अभी तक तो हमने पढ़ा डिटेल में टॉपिक, अब बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र से बने प्रश्न। कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो कीट जो उत्सर्जी पदार्थ है ये है यूरिक अम्ल। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? तो ये है नेफ्रॉन। पक्षी क्या करते हैं, क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं। इन्हें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो ये यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? तो गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। बात करें मूत्रवाहिनी, मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं। तो जो मूत्रवाहिनी है ये हमारे गुर्दे से और मूत्राशय तक ये मूत्र को ले जाती हैं। नेफ्रॉन संबंधित है तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेफ्रोलॉजी संबंधित है गुर्दा से। गुर्दे की खराबी पर डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस करने वाली मशीन को डायलाइजर कहा जाता है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो मानव शरीर का वह अंग जो जल संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है तो ये है गुर्दा। मानव मूत्र है तो मानव मूत्र जो है अम्लीय होता है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? किसका प्राथमिक कार्य है कि जो खून से मूत्र का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना? तो ये वृक्क का कार्य है। बात करें वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा क्या कहलाती है? तो वृक्क की जब खराबी हो जाती है, जब काम नहीं करता है सही से, तो रक्त में यूरिया की मात्रा को यूरेमिया कहा जाता है। जब ब्लड में से जो अपशिष्ट है ये छनेगा नहीं तो इसमें मात्रा बढ़ती जाएगी और इस स्थिति को यूरेमिया कहा जाता है। बात करें न्यूनतम नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट वहन करने वाली रक्तवाहिका कौन सी है? तो न्यूनतम नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट वहन करने वाली रक्तवाहिका रेनल सिरा कहलाती है। गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो जो गुर्दे हैं ये अंतिम थैरेसिक और तीसरे लुम्बर कोशिकाओं के मध्य स्थित होते हैं। ग्लोमेरुलस से रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये अपवाही धमनिका के द्वारा ले जाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? जो रेनल धमनी है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्लास। इसमें हमने पूरा टॉपिक वाइज उत्सर्जन तंत्र को समझा कि कहाँ कहाँ से उत्सर्जन होता है, और फिर इससे संबंधित जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए वो भी हमने कवर किए।